आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोग 700 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जो जीत के जंग पर आधारित होगी। इस सीरीज में वही क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे जो पेपर में आने होंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको हम वही पढ़ाएंगे जो आपके पेपर एसएससी जीडी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, लेखपाल में इन पेपर बेस जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे। ये सीरीज उन लोगों के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी चीज़ की तैयारी करते हों, क्योंकि बेसिक जो सरल वाले मैथ्स के क्वेश्चन, सरल तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन जो जिनका लेवल थोड़ा, जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो 3 टाइप के होते हैं मैथ में। एक तो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड मीन्स जो बिल्कुल कठिन है। एक मॉडरेट होते हैं जो मध्यम वर्गीय होते हैं, और एक नॉर्मल होते हैं जो बिल्कुल आसान से होते हैं। तो जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये नॉर्मल प्लस मॉडरेट हैं, हार्ड क्वेश्चंस नहीं हैं। बिल्कुल सच बोलते हैं, झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो हम लोग जो मॉडरेट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये अप्रॉक्स पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जीत की जंग जो है यहीं से प्रारंभ होती है। अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो मीन्स आपकी सफलता आपके करीब पहुंच रही है। प्रैक्टिस से ही सफलता मिल सकती है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के द्वारा ही आदमी एक परफेक्ट स्थान पर पहुंच सकता है। बिना प्रैक्टिस के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो जैसा कि यूपी टेट का पेपर 28 नवंबर की डेट है, आपको पता है 28 नवंबर को पेपर होना है। तो हम लोगों के लिए जीत की जंग की जो ये सीरीज चल रही है बेहद इम्पॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि हमारे पढ़ाए हुए 25 क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो सभी लोग जीत की जंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे टेट के जितने भी बच्चे हैं, एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनका पेपर है, वो इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में आपने अच्छा सपोर्ट दिया हमें जीत की जंग में। हम चाहते हैं कि हमारी 700 क्वेश्चन की जो सीरीज है ये बेहद अच्छे तरीके से गुजरे ना, जिससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो पेपर में। चलिए हाँ, PDF 250 क्वेश्चन के 3 डाली जाएंगी। एक बार में 250 क्वेश्चंस डाले जाएंगे। वो आप, हमें वो वाला काम नहीं आता कि एक बार डालो थोड़े से, एक बार डालो थोड़े से, एक बार थोड़े से। एक बार में 250 क्वेश्चंस डाले जाएंगे। पहली बार 250, दूसरी बार 250, तीसरी बार 200। जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होती जाएगी, 2-3 क्लास हो जाएंगी, बस तुरंत PDF आ जाएगी। फिर आप PDF डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन लगाने देना ना। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको सारी PDF अवेलेबल होंगी। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सॉरी, पहला क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होगा आज ये, ठीक है हाँ। चलो भैया, फिर जीत की जंग प्रारंभ की जाती है, और जीत की जंग का शुभारंभ बहुत अच्छे दिन से हो रहा है। दीपावली के दिन से जीत की जंग का प्रारंभ हो रहा है। तो जीत की जंग हम जीतेंगे, पटाखे फोड़ेंगे ना। चलो आइए, कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 48 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक कोई त्रिभुज दिया गया, उसका बेस दे रखा है कितना, 48 मीटर, और उसकी हाइट दे रखा है 14 मीटर। भैया अगर त्रिभुज की बेस और हाइट दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हमने त्रिभुज की एक क्लास पढ़ाई है, हमने उसमें सभी के क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस किया है। जितने लोगों ने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो विनम्र निवेदन है कि आप वो क्लास को ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि आपको हमारे पढ़ाए हुए सारे प्रश्न समझ में आए। ठीक, तो कहा एक त्रिभुज का आधार 48 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में जो बेस होता है वो 48 दिया गया आधार, ऊंचाई कितना दिया गया, 14 मीटर दिया गया। तो भैया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना दिया गया 48, हाइट कितनी दी गई है 14। 2 से इसको काट दिए, 2 सती 14, 7 से गुणा करें 7 8 56 का 6 लगेगा 5, 7 चौको 28, 5 33 मीटर स्क्वायर।
देखिए एरिया आ गया 336 मीटर स्क्वायर। मीन्स जो त्रिभुज हमें दिया गया था वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम ये कैसे पता चले क्या करेंगे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएं या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएं या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएं। तो भैया यहाँ पे जो भुजाएं दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं, 2 दी गई हैं। विषमबाहु त्रिभुज होता तो 3 भुजाएं देता देता कि नहीं देता, देता ना, तो विषमबाहु तो हो नहीं सकता। समबाहु होता तो एक ही भुजा देता, देता कि नहीं देता। समद्विबाहु होता तो 2 भुजाएं देता जो बराबर होती, एक भुजा देता जो बराबर नहीं होती। जब उसने ये सब चीजें नहीं दी हैं तो पता करने की क्या जरूरत है यार। देखो विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तो इसमें वो क्वेश्चन में 3 भुजाएं देता तो 2 तो देता नहीं। अब बात करते हैं, अगर आप कहते हो सर जी ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजाएं होनी चाहिए थी, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोई एक भुजा दे देता, कहता कि और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें 2 भुजाएं ऐसी होनी चाहिए थी जो बराबर हो, क्योंकि समद्विबाहु की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और एक भुजा असमान होती तो एक भुजा असमान हो जाती। तो ना ही इससे हमें पता चला कि ये विषमबाहु है, समबाहु है या समद्विबाहु है, कोई त्रिभुज नहीं। तो बचा क्या, समकोण। और समकोण में पता है हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बेस इंटू हाइट की हमें ज़रूरत होती है, और हमें बेस इंटू हाइट ये दे रखा है। जब बेस इंटू हाइट दे रखा तो क्षेत्रफल निकल आया। चले समझ गए ना। देखिए समझना है इसी चीज़ों को आपको। देखिए अब कहा एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। भैया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भैया हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भुजा होती है a²। भैया त्रिभुज की हमने 2 क्लासेस पढ़ाई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हैं। तो आप लोग एक बार जाके, जितने भी बच्चे त्रिभुज की क्लासेस नहीं वॉच किए हैं, प्लीज़ एक बार आप जाके त्रिभुज की क्लास वॉच कर लीजिए, जिससे कि हमारी क्लासेस आपको जल्दी समझ में आए। ठीक, यहाँ पे पूरा डेरिवेशन तो हो नहीं सकता, डेरिवेशन के लिए हमने क्लासेस दे रखी हैं। 40 क्लासेस हमने पढ़ाई हैं टेट के लिए। आप SSC GD के लिए आप वो सारी क्लासेस पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आएगा। और ये 700+ क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए, ये जो आप पेपर बीट करोगे ना, उसमें ये 25% क्वेश्चन, 30 में 25 क्वेश्चन 100% आएंगे यहाँ से आपके टेट के पेपर में। ये हमारा दावा है, यही आपके लिए जीत हासिल कराएगा आपके पेपर में। अगर आप सफल होगे तो सफलता में 100% में 90% यही काम करेगा। क्लासें तो सभी पढ़ते रहते हैं, पढ़ने से कभी तैयारी नहीं होती, ना ही कभी सिलेबस कंप्लीट होता है। सिलेबस कंप्लीट होता तो सिर्फ प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस करोगे सिलेबस उतना ही कंप्लीट होगा। पढ़ते रहो, जीवन में मैथ का सिलेबस नहीं कंप्लीट होने वाला। मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है, जीवन में ये नहीं कंप्लीट होता। दूसरा एक ही उपाय है, क्योंकि अगर तैयारी हमें बना के रखनी तो उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो आइए अब हमने क्या दे रखा, समबाहु त्रिभुज है ये ABC, हमें इसकी ऊंचाई दे रखा है h। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दे रखा है, 3। तो भैया हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब ऊंचाई दे रखेगा और भुजा निकालना होगा तो a/h = 2/√3 बताया था। याद करो, ये बात हमने बताई थी आपको कि अगर समबाहु त्रिभुज में एक भुजा दे रखी हो तो ऊंचाई निकालने के लिए कैसे निकालोगे, और अगर ऊंचाई दे रखी हो तो भुजा कैसे निकालोगे। ये फार्मूला बहुत ही बेहद ज़रूरी है, मैंने आपसे बताया भी था। क्योंकि यहाँ से अगर ऊंचाई देगा तो आप भुजा निकाल लोगे, और भुजा देगा तो आप ऊंचाई निकाल लोगे, दोनों चीज़ निकाल आता है। हमें ऊंचाई दे रखा 3 सेंटीमीटर, तो h की जगह पे 3 रख दो, = 2/√3। इस 3 का गुणा इधर कर दो तो a = 6/√3। ये हो गया 6/√3। a निकल आया हमारा 6/√3। यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो √3/4 भुजा स्क्वायर मीन्स 6/√3 गुणे 6/√3। 6/√3, ये वाले √3 से ये वाला √3 कट जाएगा।
ये 2 दूनी 4, ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा, ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा, ये 3 त्रिका 9/√3, √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। ये बन जाएगा 3, √3 का √3 में गुणा होगा तो ये 3 बन जाएगा, 3 × 9 3, 3 त्रिका 9, आंसर आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई परेशानी? ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं, 3√3 सेंटीमीटर आप स्क्वायर लिख लीजिए। हमें पता है ऑप्शन में क्यों नहीं है, हम समझ रहे हैं। बताइए बात क्लियर है कि नहीं? आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। ऑप्शन में नहीं कोई बात नहीं, तुम तो तुरंत परेशान हो जाते हो कि सर जी क्या पढ़ा दिया, ऑप्शन में है ही नहीं। तो भैया ऑप्शन में नहीं कोई बात नहीं, हमने जो आपको समझाया वो बात समझ में आ गई आपको। हमने यहाँ से ए भुजा निकाल लिया और यहाँ पे ले जाके भुजा को पुट कर दिया, तो फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर, तो मतलब 6/√3, 6/√3 भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा 2 बार है, भुजा का मान 6/√3, तो 6/√3, 6/√3। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 2 तिहाई 6, √3 से √3 काट दिया, 3 त्रिका 9, 9/√3, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा कर दिया। जब √3 का √3 में गुणा होगा, जब 2 रूट होते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर बनने के बाद अंडर रूट हट जाता है, तो √3 का √3 में गुणा हो गया, 3 आएगा, 3 से 3 त्रिका 9 काट दिया, आंसर क्या आ गया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लगाओ जल्दी से, लगाओ भैया फटाक से। बताओ क्या कहा? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, मीन्स ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भैया आपने पढ़ा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है? 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 48 वर्ग मीटर, यहाँ पे 48 रख दो, बराबर में 1/2, आधार कितना दिया गया 12, ऊंचाई तो मैं निकालना है h, ये 2 छंग 12, 8 छंग 48, h बराबर 8 सेंटीमीटर, यही आपका शीर्ष लंब हो जाएगा। बताओ कोई परेशानी आपको, कहीं पर कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। फिर से समकोण त्रिभुज पर, क्या बात है, क्या बात है, सब आज त्रिभुज ही चल रहा है। भैया आपके यूपी टेट में एडवांस मैथ के अप्रॉक्स 12 to 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो अप्रॉक्स 11 से 12 क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे एडवांस मैथ से, और इस बार जहां तक मैं उम्मीद करता हूं तो 12 से 15 क्वेश्चंस आपके पेपर में एडवांस मैथ के आने चाहिए, क्योंकि एडवांस मैथ बच्चों को कठिन लगती है, अर्थमेटिक अंक गणित जो है वो सरल लगती है। एडवांस मैथ आपको इसलिए कठिन लगती है क्योंकि इसमें फार्मूले याद करने पड़ते हैं, बिना फार्मूले के इसमें कुछ होने वाला नहीं। और अर्थमेटिक इसलिए आपको आसान लगती है क्योंकि इसमें ट्रिक काम करती है। तो एडवांस मैथ आधा और अर्थमेटिक आधा, तो एडवांस मैथ भी हमें मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आधा पोर्शन ये आएगा, आधा पोर्शन वो आएगा, तो हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, ठीक है। आइए, एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल इतना है, समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है ये। अब समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी होती हैं? बी और एच। जहां पे समकोण बनता है यही भुजाएं तो समकोण बना रही हैं यही दोनों। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। एरिया कितना दे रखा है? 2480। 1/2 बेस हमें निकालना है, हाइट कितना दे रखा है? 124। इसको काटो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, कट गया, कट गया, फिर से काट दो, 2 से 2 तिहाई 6, 2 1 9 2, इसको काट दो, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, कट गया, काट दो, इसको 4 से 40 बचेगा। तो आपका जो बेस आया वो कितना आ गया? 40 मीटर आ गया है। ऑप्शन में टिक लगा दो। देखो इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चंस लगाने के तरीके आने चाहिए, वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए, मीन्स जैसे एरिया दिया गया तो एरिया पुट करना आना चाहिए,
भुजा कोई दी गई तो भुजा पुट करना आना चाहिए, बस आप क्वेश्चंस लगा ले जाओगे पेपर में। कोई परेशानी आप लोगों को? बोलते चलना, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो बता जरूर देना। बिना बताए हम आपका इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर को अपनी बीमारी बताओगे तभी डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे आपकी बीमारी दूर हो सके। तो वैसे ही हम लोग भी ऐसे ही, जब तक आप अपनी बीमारी नहीं बताओगे हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो आप अगर कोई बीमारी है आपको जिसमें मैथ आपको ना समझ में आती है तो आप वो बताएं, हम उस बीमारी को पक्का दूर करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया, एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भैया आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में l² प्लस b²। आयत का एरिया होता है l इंटू बी। आयत का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। देखिए हमने सारे फार्मूले, 3 फार्मूले होते हैं इसके इंपॉर्टेंट वाले जो आपके पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमने तीनों फार्मूले लिख दिए। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट l² प्लस b²। आयत का एरिया होता है l इंटू बी। आयत का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। परिमाप जो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। ठीक, चलो आओ अब इससे कहा इसका एरिया बताओ। एरिया पूछा, एरिया निकालना तो बहुत आसान है। 18 इंटू 9 162 आ गया। ये देखो, बताइए कोई परेशानी? ये तो बहुत आसान था, बस फार्मूला हमें याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। आइए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो। एक समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो। इसके 2 विकर्ण है, एक D1 है एक D2 है। विकर्ण D1 D2। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, इसके परिमाप की बात करते हैं तो 4a होता है। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो 1/2 D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, ये 2 फार्मूले इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। P बराबर 4a और एरिया बराबर 1/2 D1 इंटू D2। ठीक, हमें दे रखा है 1/2 12 गुणे 18। D1 और D2 दे रखा है। 2 9 18, 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताइए कोई परेशानी यहाँ पे आपको? समझ में आ रहा है सबको? बताते चलो, आप लोग कमेंट करते चलो, जिससे मुझे भी ऐसा पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो आप एक भूमिका निभाया करो, कमेंट ज़रूर किया करो। इतना तो कर ही सकते हो। अगर आपको मैथ समझ में आ रही तब कमेंट करो, नहीं आ रही तो बिल्कुल मत करो। एक त्रिभुज का आधार 36 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आधार और ऊंचाई देगा तो हमेशा वो क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। 2 छंग 12, 36 छक्का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कहीं पेपर में आपको आधार और ऊंचाई दे दिया तो वो समकोण त्रिभुज होगा। आप सीधे समकोण त्रिभुज का एरिया लगा देना 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा आया है। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बेहतरीन है, समझाते हैं आपको। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हमने कह दिया ABC है, उसने भी कहा ABC, और B पे समकोण है, B पे समकोण है, B पे समकोण कर दिया। AB की लंबाई हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है और BC की लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है, और हमें CA की लंबाई बतानी, ये लंबाई बतानी है, ठीक है। तो 7 और 24 का जो ट्रिपलेट होता है, हमने आपसे बात की थी समकोण त्रिभुज हमेशा ट्रिपलेट फॉलो करता है, ट्रिपलेट फॉलो करता है। अगर ये वाला 7 है, ये वाला 24 है, तो ये वाला 25 होगा। कैसे होता? कैसे है? आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, आधार का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तभी समकोण त्रिभुज का निर्माण संभव होगा। क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा CA बराबर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट आपको जरूर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं PDF में डलवा दिए हैं, आप उसे डाउनलोड कर लेना और PDF में देख लेना, वो सभी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट उसमें लिखे हुए हैं, आप लोग उन ट्रिपलेट को याद कर लेना और पेपर में उम्मीद करते हैं कि आपको यहीं से ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट बेहद इंपॉर्टेंट है और हमने क्लास में डिस्कस किया है ट्रायंगल वाले में। आइए ABCD, आयत ABCD में विकर्ण CA। अब देखिए फिर से कोई क्वेश्चन आया, आयत पे आया। अब आयत क्या कह रहा है, देखिए ये मिसलिनियस है, प्रैक्टिस बैच है, मतलब 700 प्लस क्वेश्चंस इसमें पढ़ाए जाएंगे आपको अच्छे जो आपके पेपर बेस होंगे। और जितने बच्चे क्लासेस पहले नहीं पढ़े हुए तो 40-50 क्लासेस जो हो चुकी हैं वो पहले आप पढ़ लो, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस बैच में बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब इतना मज़ा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, प्रैक्टिस बैच में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। 700 प्लस क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि पेपर इसके बाहर जा ही नहीं सकता। ये मेरा दावा है, वादा नहीं करता, वादा टूट जाता है, इसलिए मैं दावा करता हूँ। वादा कभी भी पूरा नहीं हुआ आज तक, जिसने भी वादा किया वो निभा नहीं पाया, वो आखिरकार छोड़ के चली ही गई। बहुत लोगों ने हमसे वादा किया था कि हम जिंदगी भर आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन कहाँ रहा कोई। इसलिए दावा करो जो पूरा हो सके। वादा तो मोदी जी भी नहीं पूरा कर पाए ना, अरे प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। चलो लेकिन अब दावा करते हैं वो, हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरा करेंगे और आपकी वैकेंसी लाके आपको नौकरी ज़रूर देंगे। हम लोग की एक ही इच्छा है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम बस वो इतना कर दें कि हमारे जितने भी बेरोजगार भाई बहन दोस्त और बड़े छोटे सब हैं, उन सब लोगों को नौकरी मिल जाए और उनका जीवन एक जो 40-50 साल की ज़िंदगी होती है वो अच्छे से गुजर सके। आदमी क्या चाहता है, वही अपने 50 साल की लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से जीना चाहता है, बस। इसके अलावा क्या चाहता है, ज़िंदगी में है ही क्या? ज़िंदगी में आप बताओ क्या है? लोग कहते हैं बहुत सारा पैसा कमाओ, मैं कहता हूँ पैसा कमा के क्या करूँगा? उतना कमाओ जितने में खर्च चल जाए, भूखे ना सोना पड़े, वो उतना पैसा होना चाहिए। मेरी तो एक ही आदत है कि इतना कमा लो कि भूखे ना सोना पड़े, और तो सब ठीक है, और तो ज़िंदगी में सब कमाया करेंगे, सब लोग कमाएं, मुझे ज़्यादा नहीं कमाना है। ज़्यादा पैसा कमा के क्या मिलने वाला है, कुछ मिलेगा क्या? तो हम लोग ज़्यादा पैसा क्यों कमाएं, हम लोग उतना ही कमाएं जितने में हमारा खर्च चल जाए। जिसको बड़ा आदमी बनना है वो कमाए, वो मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है। इसलिए देखो हम फ्री सेवा आप लोग के लिए हमेशा लेके आते हैं और अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आते हैं। हम फ्री सेवा ये बंद नहीं करेंगे, ये हमारे जीवन पर्यंत ये फ्री सेवाएं जारी रहेंगी और ऑनलाइन फ्री क्लास हमेशा चलती रहेंगी। कभी भी हम पैसे की डिमांड नहीं करेंगे ऑनलाइन में। अगर हमने आपसे 1 रुपये भी मांग लिया तो आप उसी दिन हमें अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सब्सक्राइब हटा लेना अपना, ठीक? आओ, कह रहा ABCD विकर्ण है CA दिया गया। CA ये देखो एक विकर्ण है और विकर्ण की लंबाई हमें 20 दी गई है, ठीक है? विकर्ण की लंबाई हमें 20 दी गई है और AB की लंबाई हमें कितनी दी गई? 16। ये हमारा AB है। यहाँ की अब बात समझना, देखो ये ट्रिपलेट फिर बन जाएगा। ये एक समकोण त्रिभुज ही तो बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ये बन गया। ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट क्या होता है? 16, 20 का ट्रिपलेट होता है 12। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे? बेटा ये ट्रिपलेट आपको कुछ ध्यान रखने होंगे माइंड में। देखो क्या होता है, आधार का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। और देखो इन दोनों को जोड़ोगे 400 बराबर 400। ट्रिपलेट यही होता है, जब आधार का स्क्वायर किया जाए प्लस लंब का स्क्वायर किया जाए तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो, यही हमारा ट्रिपलेट होता है। अब बहुत सारे बच्चे के सर हमें नहीं याद है, कोई बात नहीं, तो आप इतना याद करो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये याद है।
ये तो पाइथागोरस प्रमेय है, इसको आप याद रखिएगा। आधार का स्क्वायर ये आपको दिया नहीं गया था, ये हमें निकालना है। लंब का स्क्वायर 16 आपको दिया गया था, 16 का स्क्वायर। कण आपको दिया गया था बराबर में 20 का स्क्वायर। ठीक, तो आधार का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 और 20 का स्क्वायर 400। 256 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 400 से 256 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 144। 400 से 256 माइनस होगा 144। जब आधार से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। देखो आ गया आंसर 12। तो आप इतना लंबा सॉल्व करने की जगह मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट टिपलेट होते हैं जो हमारे माइंड में अगर सेट हो जाए तो हमें पेपर में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये हमें याद था 16 12 का 20। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिपलेट है, मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, आप एक बार जाके जरूर देख लेना। और सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्वेश्चंस उसमें सारे हैं, 250 क्वेश्चन की सीरीज आ चुकी है। सभी लोग उसको डाउनलोड कर लें और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमें अपनी लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास में मैं आपको दूंगा। और क्वेश्चंस के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल बताइए। अब एक वृत्त आ गया, देखो वृत्त आया, चलो वृत्त के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वृत्त में ये त्रिज्या होती है, ये आर क्या है, रेडियस, त्रिज्या होती है। अगर इसी को पूरा मिला दिया जाए तो ये व्यास बन जाता है, व्यास मीन्स डायमीटर बन जाता है। और एक रेखा कोई ऐसे खींची जाए जो उसके केंद्र से ना गुजरती हो तो ये जीवा होती है, इसी को जीवा कहते हैं। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसकी परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। हमसे क्वेश्चन में यही दोनों चीज़ पूछा है, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। हम इसका आंसर देखते ही बता देंगे कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आप सोच रहे होगे सर आपने कैसे बता दिया। ये भी भाई जानने की एक बहुत अच्छी बात है कि ये आंसर बताया कैसे गया बिना लगाए हुए ना। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल आएगा। और चलो चेक करते हैं। अब आपको दे क्या रखा है, त्रिज्या आर आपको दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर मीन्स 14 गुणे 14, ये कटेगा 7 दूनी 14 और 22 गुणे ये 14 दूना 28 और 28 दूना 56 का 6 हाथ से लगेगा 5, 28 दूना 56 5, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं 2 × 22/7 × 14, ये कटेगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 गुणे 22 मीन्स 88 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। मतलब इसकी परिधि कितनी आ गई, इसकी जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर है और इसका एरिया जो आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एडवांस मैथ का एक ही तोड़ है फार्मूला। सभी लोग अपने रूम में फार्मूले के चार्ट बना के चिपका लो और एक एक फार्मूले को अपने दिमाग में चिपका लो। हम देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर में कैसे छूटेगा। प्रैक्टिस में हमने इसके इतने सारे क्वेश्चन इसलिए डाले हैं सिर्फ फार्मूले याद कराने के लिए। अगर ये क्वेश्चंस रोज आएंगे, हम रोज की क्लास में एक बार वृत्त पढ़ेंगे, एक बार आयत पढ़ेंगे, एक बार वर्ग पढ़ेंगे, तो उसके फार्मूले हमें 100% याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ना याद हो। जब हम किसी चीज़ को रोज देखेंगे तो याद जरूर होगा और हम याद करा के ही रहेंगे। आपको एक एक फार्मूला बोलना होगा अपने मुंह से। मैं पूछूंगा वृत्त का क्षेत्रफल, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। हम कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, आप कहोगे भुजा स्क्वायर। हम कहेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे L × B। ऐसे बात होगी हमारी आपकी, ठीक है। सिर्फ फार्मूले में बात होगी, आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक में ना फार्मूले से बात करेंगे। आओ 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो बड़े घन का आयतन बताइए। तो घन का आयतन क्या होता है, सबसे पहले आप से समझ लो। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। और अगर हम घन के विकर्ण की बात कर लें तो घन का विकर्ण होता है
a√3। और अगर हम घन के वक्रपृष्ठ की बात कर लें तो घन का वक्रपृष्ठ होता है 6a²। और अगर हम घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लें तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4a²। ये चारों फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। इस फार्मूले को एक बार चेक कर लीजिएगा ये सही है या गलत है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि सही है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि हमने सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे सही है। देखो फार्मूले इतने सारे हैं, कभी माइंड से कोई एक आध इधर उधर खिसक जाता है ना, कभी याद नहीं रह जाता। तो आप भी एक बार चेक कर लेना, अपना भी दायित्व तो निभाओ। ऑनलाइन क्लास में आपको लगता है कि ऐसा कि सब कुछ सारा दायित्व तो टीचर का है, कुछ आपका भी दायित्व है। ये हो गया घन हमारा, ठीक। और घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? a√3। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 6a²। सॉरी, घन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 4a²। a होता है यहाँ पे क्या? a बराबर होता है भुजा, a बराबर भुजा। तो ये सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और घन में कितने कोर होते हैं? 12। घन में कितने कोर होते हैं? 12, ठीक। ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पिछले साल इससे क्वेश्चन पूछा गया था संपूर्ण पृष्ठ से, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ से। कहा 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाया जाता है तो एक बड़ा घन बनाया जाता है। अब भैया एक बात को समझिएगा, घन में हमेशा जब भी किसी भी घन हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप पिघलाए हो, अगर आप किसी चीज़ को पिघलाते हो तो हमेशा वहाँ पे उसका आयतन काम करेगा, क्योंकि जो वस्तु है वो पूरी की पूरी पिघल जाती है। जब पिघल जाती है तो वो आयतन के रूप में काम करती है। हमेशा ध्यान रखना, जब किसी भी वस्तु को पिघलाया जाएगा तो वह उसके आयतन पे काम करेगी, उसका पूरा का पूरा। ये अगर एक वस्तु है, अगर ये पूरी पिघला दी जाए तो इसका पूरा जो भी माल है, इसी से तो दूसरा माल बनाया जाएगा, कोई दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाएगा, तो इसका आयतन जो पूरा होगा वो दूसरे वस्तु के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि अगर इसमें 1 ग्राम सोना निकलता है कहेंगे सर जी इससे कैसे निकलता है? मैं मान रहा हूँ, अगर मैंने इसको पिघलाया और पिघलाने के बाद इसमें से 2 ग्राम सोना निकला और हमने इसी सोने से एक अंगूठी बना दी, तो इसका आयतन जो होगा अंगूठी के आयतन के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि अंगूठी भी तो 2 ही ग्राम की बनेगी। जब इससे 2 ग्राम सोना निकला तो 2 ही ग्राम की तो अंगूठी बन सकती है। तो इसका आयतन और उसका आयतन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वैसे ही हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी चीज़ को पिघलाया जाए तो हमेशा आयतन बराबर होते हैं। उसने कहा 2 छोटे छोटे घनों को पिघलाया जाता है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमने 2 छोटे छोटे घन ले लिए, एक a1 ले लिया और दूसरा a2 ले लिया। इन दोनों को जब पिघलाया जाता है तो एक बड़ा घन बनता है a, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन बताना है। 2 छोटे छोटे घनों को पिघलाएगा तो एक बड़ा घन बनता है। एक के घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर और एक घन की भुजा है 9 सेंटीमीटर। ये घन की भुजाएं दे रखा है। एक घन की भुजा है 9 सेंटीमीटर, एक घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर। 2 छोटे छोटे घनों को पिघला दिया जाए तो एक बड़े घन का निर्माण हो जाता है। तो हमेशा आयतन काम करेगा। तो आयतन क्या होता है? a क्यूब। तो 4 का क्यूब, इसको पिघलाया गया, ये भी a क्यूब, तो 9 का क्यूब, और दोनों को जोड़ दो तो इसके आयतन के क्या होगा? बराबर होगा a क्यूब। बात क्लियर? छोटे वाले घन का आयतन प्लस बड़े वाले घन का आयतन, दोनों को जब पिघलाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा घन बनेगा, उसका आयतन इन दोनों का आयतन इस वाले आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो इन दोनों का जो आयतन होगा इस वाले के आयतन के बराबर होगा। और आपको बड़े वाले घन का आयतन ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो 4 चौक 16 चौको 64, 9 9 81 729, 9 का क्यूब होता है 729, एक क्यूब। 9 1 10 3 13 3 हासिल लगाए, 6 2 8 1 9, 793 सेंटीमीटर क्यूब। तो बड़े वाले घन का आयतन कितना आ गया? 793 सेंटीमीटर क्यूब। बड़े वाले घन का आयतन आ गया 793 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपसे पूछा था कि बड़े वाले घन का आयतन क्या होगा। सभी लोगों को क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है? देखो आज इस समय हम हंसी मजाक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पढ़ाने का समय बहुत कम है, हमें बहुत कुछ पढ़ाना है आपको, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं।
उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, ये हटा दो, जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। अब एक बार वर्ग की छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। देखिए एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा एक छोटी सी बात फिर बात कर लेते हैं। बस ये वर्ग हो जाएगा हमारा। अगर तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो वर्ग का पेरीमीटर, परिमाप कितना हो जाएगा 4a। वर्ग का एरिया क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण मीन्स डायगोनल, विकर्ण मीन्स डायगोनल क्या होता है, a√2। अगर वर्ग का विकर्ण दिया गया हो और एरिया निकालना हो तो होता है क्या, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये बेहद महत्वपूर्ण फार्मूला है जब आपको पेपर में विकर्ण दे दिया गया हो और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हो, तो आप सीधे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे। ठीक है, हमने वर्ग का पेरीमीटर बता दिया, परिमाप 4a, वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर, वर्ग का डायगोनल विकर्ण a√2। देखो बार बार हमें फार्मूले रिपीट करना है। एक मिनट बेटा, हमें सिर्फ बार बार फार्मूले रिपीट करना और कुछ नहीं करना। जितना फार्मूला रिपीट करेंगे उतनी जल्दी हमें याद हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा दी गई 9 सेंटीमीटर, ए हमेशा हमारी भुजा होती है, याद रखिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, भुजा स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, हमारा क्षेत्रफल आ गया। चलो, निम्नांकित चित्र में ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है और इसके अंतर्गत क्या खींचा जाता है, एक वृत्त खींचा जाता है। ओहो सॉरी, बन नहीं पाया अच्छा फिगर। एक मिनट, ओहो क्वेश्चन ही गायब कर दिया मैंने, बहुत बड़ी गलती की। चलो उसको कल उठाते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा गायब हो गया, या तो अभी बाद में उठा लेंगे। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि हम डिजिटल बोर्ड चला रहे हैं और वाइट बोर्ड का काम करने लगते हैं उस पर। हमने डिलीट वाला बटन दबा दिया इसलिए क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, बाद में उठा लेंगे, कल उठा लेंगे, आज नहीं तो। चलिए देखिए, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, एक वर्गाकार पार्क है। समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं लगाओगे। एक ये वर्गाकार पार्क हो गया जिसकी भुजा की लंबाई कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अगर वर्ग है तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसके चारों ओर क्या किया गया है, एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया और रास्ते की चौड़ाई कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। जो ये रास्ते की चौड़ाई है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर है। जो रास्ता चौड़ा है ये कितना है 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। चौड़ा है ना, बात क्लियर है। ये रास्ता कितना चौड़ा है 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। यहाँ तक की बात क्लियर। तो कह रहा है पार्क में 12 रुपए प्रति मीटर वर्ग की दर से घास लगवाने का खर्च क्या आएगा। ठीक, वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा की लंबाई 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। अच्छा, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। हमें पार्क में नहीं, हमें रास्ते में लगाना है। रास्ते में लिखो आप, ठीक है। रास्ते में 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च कितने रुपए आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सही है। एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा की लंबाई 30 मीटर दी गई है। ये एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 30 मीटर दी गई हमें। ठीक है, और इसके बाहर ये 1 मीटर चौड़ा हमने रास्ता बना दिया, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। इस रास्ते पर, इस जो ये रास्ता है इस पे हमें घास लगवानी है।
तो इस पर घास लगवाने का जो खर्च आता है वो 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है। तो टोटल खर्च बताइए। तो अगर हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितना खर्च लगेगा ना, कितना खर्च लगेगा। चलो, तो सबसे पहले आप इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है। तो जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। समझते चलो। और फिर 1 सेंटीमीटर ये इधर चौड़ा रास्ता है और 1 सेंटीमीटर ये इधर चौड़ा रास्ता है। तो ये वाली टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। भैया समझना, 1 मीटर ये रास्ता चौड़ा आया और 1 मीटर ये चौड़ा आया, तो ये भी भुजा कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर। तो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। भैया देखो 30 सेंटीमीटर की तो यही भुजा थी यहाँ तक की, ये वाली भुजा 30 सेंटीमीटर, रुकिए, ये वाली भुजा हमारी 30 सेंटीमीटर की थी यहाँ से यहाँ तक। और फिर 1 मीटर चौड़ा रास्ता ये बना दिया आपने और 1 मीटर चौड़ा ये रास्ता बना दिया, तो टोटल भुजा की लंबाई 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब जो 32 सेंटीमीटर भुजा, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए नए वाले का, 32 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। इसके क्षेत्रफल से जब इसके क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे, इसके क्षेत्रफल से, बड़े वाले के क्षेत्रफल से जब छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, तो बीच में जो ये है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, जिसमें हमें वो पेड़ लगवाने हैं या रास्ता बनानी है या जो भी करना है। तो कितना हो जाएगा ये, 124 वर्ग मीटर। ये आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 124 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर का खर्च कितने रुपए, 12 रुपए। 12 से गुणा कर दो, 12 चौको 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 2 24, 28 का 8 हासिल लगेगा 2, 12 का 12 2 14, 1488 रुपए। बताइए कहीं ना समझ में आया हो तो बताइए। भैया ये वर्ग है, वर्ग के बाहर अंदर रास्ता बनाया जा सकता है। जैसे से अगर वर्ग के बाहर रास्ता बनता है तो रास्ते की जितनी चौड़ाई होगी वो 2 गुना कर देना, जो रास्ते की चौड़ाई देगी उसको 2 गुना कर देना, और पुरानी वाली भुजा में वर्ग के जोड़ देना। और जब रास्ता अंदर बनाया जाएगा तो रास्ते की जितनी चौड़ाई देगा उसको 2 गुना कर देना और पुराने वाले वर्ग की भुजा से घटा देना, तो नए वाले वर्ग की भुजा पता हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना ना। बात क्लियर है यहाँ तक की? एक क्वेश्चन इससे पहले वाला बहुत बेहतरीन था, वो सामने नहीं आया, और अब इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन गायब हो गया, अब जो है कल डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे कल वाले। आज के लिए इतना ही। छोटे क्वेश्चंस, छोटी क्लास पढ़ते रहो, और हम कोशिश करते हैं दिन में 2 क्लास देने की, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे कराने हैं, 700 प्लस क्वेश्चंस कराने हैं, तो हमें लंबा समय चाहिए। बट जब तक हम हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से सही नहीं कर सकते, अपनी नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम छोटी 2-3 क्लासेस देते रहेंगे। जब जैसे ही हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से हम मतलब लंबी क्लासेस करने की मेरे अंदर कैपेसिटी आ जाती है, क्योंकि वीकनेस बहुत लगती है, मैं अब खड़ा हो रहा हूँ, मुझे चक्कर आता है, तो वीकनेस की वजह से मैं लगातार मतलब 2-2.5 घंटे क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं जल्द ही मैं ठीक होके और 2-2.5 घंटे 3 घंटे की जब क्लास करूँगा तो मैं कम से कम 40-50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँगा। लेकिन 1-2 दिन में 3 दिन में जैसे ही मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता हूँ, और फिर हम आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे लंबी वाली। ठीक, छोटी क्लास 10-20 करेंगे, जिससे 100-150 कोशिश करेंगे दिन में 2-3 क्लास देने की। ठीक है, प्रयास पूरा रहेगा मेरा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और कल की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, मतलब इतनी बेहतरीन होने वाली कि मैं बता नहीं सकता आपको। कल की क्लास में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होने वाले हैं। अब ये सीरीज यहीं से चलती रहेगी, अब 13 के आगे हम बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। अब ये सीरीज ये कंटिन्यू नंबर चलेंगे, अब नंबर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये अब लगातार नंबर अपने आप चलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।